जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को कल हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। हमने कल आपको बताया था और चार्ज के जो इतिहास, जो उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया था। आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे जहाँ पर कल हमने ख़त्म किया था। आइए आज हम समझते हैं कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। आवेशों, हिंदी में बोलें तो आवेशों के मूलभूत गुण, ये हम पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सो फर्स्ट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, सीबीएसई में हो चाहे एमपी बोर्ड में हो, तो इसको ध्यान रखना है। देखते हैं हम लोग कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन निकल के आती है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? तो हम डेफिनेशन बताने से पहले थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, अज्यूम करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये एक क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। लेट कर लिया, सपोज किया हमने। इस आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ प्लस के चार्ज हैं एंड कुछ माइनस के चार्ज हैं। यहां पर देखिए कि प्लस के हमारे कितने हैं, 6 चार्जेस, एंड माइनस कितने हैं, 6 चार्जेस। अगर हम इनको देखें तो +6 एंड -6 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। व्हाट विल बी वैल्यू, 0। एक एग्जाम्पल और हम आपको बताएं तो इसका एग्जाम्पल है, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि हम कोई ये सिल्क का मान लीजिए क्लॉथ ले लेते हैं और इसमें हम एक एबोनाइट की रॉड लेके इसको रब करते हैं, और रब करने से इनमें क्या क्रिएट होगा, चार्ज। कल हमने आपको बताया था जब इनमें चार्ज क्रिएट होगा तो जितने चार्ज क्लॉथ में क्रिएट होंगे उतने ही एबोनाइट की रॉड में क्रिएट होंगे, उतने ही हमारे क्या होंगे, रॉड में। सो इसका कहने का मतलब यह है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे को वो निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जितने प्लस के चार्ज उतने माइनस के चार्ज, प्लस और माइनस मिलेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट हम इसके बारे में अगर समझें, डेफिनेशन की तरफ मूव करें, तो इसमें होगा कि किसी भी अगर सिस्टम के अंदर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी। बुक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल है। और इसको हम डेफिनेशन अगर बनाएं तो कंजर्वेशन वर्ड में जितनी भी डेफिनेशन बनती, सब में एक चीज कॉमन होती है। यहां पर चार्ज की बात है तो मैं चार्ज में बता रहा हूं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नाइदर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन कंडक्टर टू अनदर। दिस इज वेरी सिंपल। इसका एक एग्जाम्पल तो हमने सिल्क वाला बता दिया, एक एग्जाम्पल आपको मैं और बता रहा हूं। एक होता है पेयर प्रोडक्शन। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा पेयर प्रोडक्शन, एंड दूसरा पढ़ा होगा एनिहिलेशन। एनिहिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। द पेयर प्रोडक्शन क्या है? पेयर प्रोडक्शन, मान लीजिए कि कोई गामा रे है, गामा रे का कोई एक पार्टिकल हम उठा लेते हैं, ये गामा रे है,
और गामा रे का अगर एक पार्टिकल उठा के इसको स्प्लाइट करते हैं, इनको तोड़ते हैं दो भागों में, तो दो भागों में टूटेगा E प्लस एंड E निगेटिव प्लस E पॉजिटिव। क्या मीनिंग है इसका? दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पॉजिट्रॉन। व्हाट इज पॉजिट्रॉन? आप लोगों को नया वर्ड लग रहा होगा। सो पॉजिट्रॉन कुछ नहीं है, पॉजिट्रॉन एज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड पॉजिट्रॉन के जो डिस्कवर जिनने किया था उनका नाम था एंडरसन। और नेक्स्ट इसी का अगर रिवर्सिबल प्रोसेस करा दें, अगर इनको दोनों को आपस में ला दें, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन को सॉरी पॉजिट्रॉन को पास पास अगर लाएं तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और डिस्ट्रॉय होने के बाद इसमें क्या बन जाएगा? गामा रे बन जाएगा। सो एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन दोनों ही किसका एग्जाम्पल हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि पेयर प्रोडक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो आप लिखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और पेयर प्रोडक्शन इज द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी सिंपल है, आप लोगों को ध्यान से समझना है, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। मैं डेफिनेशन बोल भी देता हूं तो आप लोग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, इसको ही पढ़ते। अब फिर से एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक कंडक्टर है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंडक्टर को जितना टोटल चार्ज देते हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन जितना देते हैं, आप टोटल चार्ज समझिए, तो जितना भी हम कंडक्टर को टोटल चार्ज प्रोवाइड कराते हैं वो किसके इक्वल होता है? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के। सो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। अब इंटेग्रल क्या है? इंटेग्रल वर्ड आया है इंटीजर से। किससे आया है? इंटीजर से। आप लोग इसको समझिएगा। सो अभी मैं प्लस माइनस लगाया तो उसको मिटाया इसीलिए था कि मैं बाद में लगाता हूं। इंटीजर के लिए हम क्या लगाते हैं? प्लस और माइनस, क्योंकि हमको पता है कि इंटीजर कैसे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो इसकी डेफिनेशन में आपको बुक से पढ़ के बता देता हूं। डेफिनेशन बहुत छोटी डेफिनेशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एनी चार्ज सब्सटेंस is equal to the integral multiple of elementary charge। वेरी सिंपल। देखते हैं, ये हमारा जो Q है ये क्या हो गया? टोटल चार्ज। जो हमारा N है, नंबर्स को कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो भी प्लस और माइनस में होंगे, इसलिए हम उसको इंटीजर बोलते हैं। सो N को हम रिप्रेजेंट, N को क्या लिख सकते हैं? वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 डैश 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 डैश। And E, what is E? So E is the elementary charge, and this value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the value of elementary charge। कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। आगे बढ़ते, नेक्स्ट बात है इसमें, आगे आती ही बात इसमें, ये इसमें इतना ही समझना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि कॉज कभी कभी पूछ लेता है वन वर्ड में, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। बहुत सिंपल उसका रीजन है कि क्यों क्वांटाइजेशन होता है। सो केवल और केवल आपको इतनी सी बात याद रखना है कि किसी भी सिस्टम से या किसी भी सबस्टेंस से अगर चार्ज ट्रांसफर होंगे तो क्वांटाइजेशन होगा, और अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे तो क्वांटाइजेशन नहीं होगा। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बस हो गया। बाकी आपको अगर लिखना है एग्जाम में तो आप बुक से इसको और बढ़िया लिख सकते हो, पर कॉन्सेप्ट दिमाग में इतना ही रखना है कि अगर चार्ज ट्रांसफर होंगे तो क्वांटाइजेशन होगा, नहीं होंगे तो क्वांटाइजेशन नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं। आगे आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
ये हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ वन कंडक्टर एंड इसको हम कई पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। दिस इज अ Q1, इस पार्ट को हमने Q1 चार्ज दिया, इसको Q2, Q3 एंड Q4, Q5, Q6 एंड Q7 अलग अलग पार्ट को हमने क्या दे दिया, डिफरेंट चार्जेस इनको हमने दे दिया। जो इसके टोटल चार्ज की वैल्यू होगी, टोटल चार्ज इसमें जो भी होगा, मान लेते हैं टोटल चार्ज इसमें कितना है, Q है। Q is equal to elementary, Q is equal to algebraic sum of different charges provide to the different parts of the object। यानी कहने का मतलब है कि इसको जो टोटल चार्ज दिया जाएगा वो इक्वल होगा इनके एल्जेब्रिक सम के, जो अलग अलग पार्ट को चार्ज दिया गया है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू डैश डैश डैश, दिस इज द एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। बहुत सिंपल है फिजिक्स की कॉन्सेप्ट, सिंपल लैंग्वेज में उनको समझना है, बाकी कुछ भी हमको करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। हमको होता क्या है कि हम लोग फिजिक्स को इतना कठिन तरीके से पढ़ते हैं, जटिलता से उसको देखते हैं, इसी कारण हमको कठिन लगती है। आइए आगे हम आपको एक बहुत, इसके न्यूमेरिकल पर भी हम जाएंगे, आगे न्यूमेरिकल भी हम पढ़ेंगे। हमने अभी तक आपको बताया बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। 2 मार्क्स का आप ध्यान रखिए कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से बनने की पूरी संभावना है और आता है। आगे चलते हैं। अब हम आप लोगों को आगे अगर ले चलें तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। मैं उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं, बुक में तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम लोग उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। कूलॉम्स लॉ बहुत सिंपल है पर समझना तो पड़ेगा। कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ के पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पॉइंट चार्ज समझेंगे, क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो डिमेरिट्स है कूलॉम्स लॉ की, जो लिमिटेशन है कूलॉम्स लॉ की, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन यही कहती हैं कि ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए प्रूफ है या पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है। इट इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। सेकेंड, इट इज ओनली ट्रू फॉर स्टेशनरी चार्ज। हम ये स्टेशनरी चार्ज ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, स्टेशनरी चार्ज और मूविंग चार्ज क्या होता है। स्टेशनरी चार्ज ये होते हैं जो किसी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है। हमने आपको बताया था कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि उसमें पहले से वो प्रेजेंट है स्टेशनरी पोजीशन में, जब हम उसको रब करते हैं तो उसमें से चार्ज हमको दिखने लग जाते हैं या इफेक्ट दिखने लग जाता है। यही प्रॉपर्टी है इसकी, इंट्रिंसिक। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी चार्ज। और स्टेशनरी चार्ज की एक बहुत ही प्यारी जो है तो कॉन्सेप्ट होता है या उसका गुण होता है कि स्टेशनरी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसीलिए यहां पर हमने जो चैप्टर का नाम है पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्टेशनरी चार्ज होता है केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, जबकि मूविंग चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। अभी हम आगे जब बात करेंगे तो और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। आगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ समझने से पहले हमको क्या समझना है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज की बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है, बुक से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। द पॉइंट चार्जेस आर दोज चार्जेस हुज साइज आर नेग्लिजिबल इट्स डिस्टेंस। यानी कि अगर 2 चार्जेस हम लेते हैं, कोई भी 2 चार्जेस हम मान लीजिए लेते हैं, एक Q ले लिए यहां पर Q1 और यहां पर हमने क्या ले लिया, Q2 ले लिया। इन दोनों का जो साइज है, इन दोनों का जो साइज है, 2 चार्जेस हुज साइज आर नेग्लिजिबल, इन दोनों का जो साइज है इनकी डिस्टेंस की तुलना में क्या है, नेग्लिजिबल है।
कहने का मतलब यह है कि इनका जो साइज है इनकी डिस्टेंस की तुलना में बहुत नेग्लेजिबल में, ना के बराबर। सो ये दोनों चार्ज कहां आ जाएंगे, बहुत पास पास। तो ये दोनों चार्ज जब पास पास में आएंगे तो ये कैसा दिखेगा, पॉइंट के जैसा दिखेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। इसको बहुत सारे टीचर बहुत घुमा फिरा के बता देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता। आप सीधे सीधे अंदाजा लगाइए कि ये दो मेरे पास मार्कर हैं, इन दोनों का साइज इनकी डिस्टेंस की तुलना में बहुत कम है, तो कहां एक दूसरे के पास है, बिल्कुल चिपके हुए हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों को देखें तो एक पॉइंट के जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। एक्चुअली डेफिनेशन इसकी बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। द पॉइंट चार्जेस आर दो चार्जेस whose size are negligible than the distance between them। खत्म। आगे पॉइंट चार्ज हो गया। अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड and inversely proportional to the distance between them। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। हिंदी में इसकी डेफिनेशन अगर बोलें तो इसकी हिंदी में डेफिनेशन होती है कि कूलाम के नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं 2 पॉइंट चार्ज लेट करता हूं। आपको जब एग्जाम में लिखना है तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपको लिखना लेट 2 पॉइंट चार्जेस आर Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्जेस आर Q1 एंड Q2 and force of attraction or repulsion F and distance between them is R। आप R भी ले सकते हो और D भी ले सकते हो, X भी ले सकते हो, as you wish। A भी ले सकते हो, बहुत सारी जगह A लिया है। ये हमने लेट कर लिया, हिंदी में मान सकते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 एंड Q2 हैं और इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F तथा दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तब इस नियम अनुसार F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, क्योंकि नियम यही कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, या सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सो ये दोनों का मैग्नीट्यूड का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, F के। एंड सेकेंड थिंग्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। एंड डेफिनेशन ही कहती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत सिंपल है, आगे देखते हैं। इसको आप 1 ले सकते हो, इसको आप 2 ले सकते हो। दोनों को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइनिंग बोथ, सो रिजल्ट इज द F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हम जानते हैं कि इस साइन को हमको हटाना है। सो F इज इक्वल टू K Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो व्हाट इज द K? सो K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब K की वैल्यू भी डिपेंड करेगी कहां पर, K की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धतियों पर इसका मान निर्भर करता है। सो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सो SI सिस्टम में इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूं। SI सिस्टम में K की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ K इन SI सिस्टम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में भी हम बता रहे हैं, आगे चलते हैं। सो अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं सो हमारा रिजल्ट बनेगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
1q2/r² न्यूटन। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक इतनी एक्सप्रेशन बन गई। इसमें अभी हमको वैल्यू जाना कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। सो एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम। किसी किसी बुक में फ्री स्पेस की प्लेस पर एयर और वैक्यूम भी लिखा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। एंड इसकी वैल्यू और क्या होती है, तो इसकी वैल्यू बहुत सिंपल होती है। इसकी वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई। आगे देखते हैं, इसकी एक वैल्यू और हम निकाल सकते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी एक वैल्यू निकल के आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इसकी वैल्यू निकल के आती है, सॉरी के की वैल्यू, ये के की वैल्यू। और इसकी वैल्यू लगभग इसके बराबर होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू बराबर होती है, ये इस तरह का साइन लगा मिलेगा आपको बुक में, जिसका मतलब होता है, सॉरी न्यूटन तो नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि इस साइन का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू काउंट करेंगे इसके अप्रॉक्सीमेट क्या होगी, इक्वल होगी। बस इसका मतलब ये है छोटा सा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी सॉल्व करने के लिए पूछ सकता है। आगे ये हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे अगर हम देखें, अब इसकी सीजीएस सिस्टम में भी है, तो सीजीएस सिस्टम में निकालने की जरूरत नहीं है। सीजीएस सिस्टम में यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसकी देखें तो इसमें 1/एप्सिलॉन आर लिया है, क्योंकि एप्सिलॉन आर का मतलब ये होता है कि किसी अदर मीडियम में वैल्यू ली गई है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया जाता है, हिंदी में परावैद्युत माध्यम या परावैद्युतांक उसको बोलते हैं, वो ले लीजिए। कोई बहुत खास नहीं है ना, कोई ज़रूरत है उसकी, एसआई यूनिट ही हमको जानना है। वास्तव में यहीं तक कूलम्ब्स लॉ है। आगे अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें इसमें यूनिट बीच बीच में आ रही हैं, जैसे कि 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम। तो आपको जहां कहीं भी मिली वर्ड मिलता है तो वहां पर 10⁻⁻³ हमेशा 3 ध्यान रखना है। जैसे कि 1 मिली कूलम की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो उसको 10⁻³ कूलम, और 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू पूछ रहा है तो 10⁻⁻6 कूलम, ये आपको ध्यान रखना है। मिली यानी कि 10⁻³ और माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखेंगे तो कल हम इसमें रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, जिसका कि आज हमने नाम बस देखा है, और कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। क्योंकि गर्मी भी बहुत है तो फैन चला नहीं सकते, ज़्यादा देर तक टिकना भी मुश्किल है, तो इसलिए जय हिंद। कल फिर से मिलते हैं।